कालिदास जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम संस्कृत सर्जना ग्रुप पर कालिदास जयंती को मना रहे हैं। मेरा जो व्याख्यान का विषय है वह आप जानते ही होंगे। कालिदास के काव्यों में छंदों के विधान, कालिदास ने किन किन छंदों का प्रयोग अपने काव्यों में, नाटकों में किया है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आप जानते ही हैं कि कालिदास का समय सुनिश्चित नहीं है, फिर भी यह माना जाता है कि महाकवि कालिदास का समय गुप्त काल रहा है। 6ठी शताब्दी से लेकर आज तक कालिदास के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ सुना गया है और बहुत कुछ कहा भी जा चुका है। फिर भी कालिदास एक ऐसे कवि हैं जिनके बारे में बहुत कुछ कहना, सुनना शेष रह जाता है। तो आज हम उन्हीं कालिदास, जिनका नाम कवि कुलगुरु कालिदास कहा जाता है, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। कालिदास वाल्मीकि के बाद एक ऐसे कवि हैं जिनकी चर्चा देश की सीमाओं से बाहर निकलकर विदेशों तक होती रही है। अनेक विदेशी समीक्षकों ने, गेटे और तमाम वे समीक्षक जो भारत के नहीं थे, उन्होंने कालिदास के काव्यों को पढ़ा और इतने अभिभूत हुए, विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ इनके काव्यों का और संपूर्ण विश्व में कालिदास का काव्य पढ़ा जाने लगा। आप सभी लोग कालिदास की जीवनी से परिचित ही होंगे। प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी ने संक्षेप में कालिदास के व्यक्तित्व और कृतित्व पर बताया भी है। हम कालिदास के काव्यों में जब छंदों के ऊपर चर्चा करते हैं तो दो विषय सामने आता है। एक तो छंद शास्त्र और दूसरा विषय होता है कालिदास की रचनाएं। तो पहले हम छंद शास्त्र के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। छंद शास्त्र की जानकारी लेने के बाद ही हम कालिदास के काव्यों में जो छंदों के प्रयोग हैं उसके बारे में जान सकेंगे। कालिदास ने अपने काव्यों में अनेक रसों का प्रयोग किया और छंदों से रस का बहुत ही अच्छा रिश्ता है, बहुत बड़ा रिश्ता है। प्रत्येक छंद का अपना रस होता है और उसकी एक गति होती है। छंदों में वर्ण का जो श्लोक होते हैं उसमें यति होता है और इसी सुनिश्चित क्रम और यति के आधार पर उसमें संगीतात्मकता उत्पन्न होती है। इसी छंद के कारण पद्यात्मक काव्य हमें सुनने में मधुर लगने लगता है। कालिदास ने रघुवंशम तथा कुमार संभवम ये दो महाकाव्य, मेघदूत और ऋतुसंहार ये दोनों खंड काव्य, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम ये तीनों नाटकों की रचना की है। और नाटकों में भी कई श्लोक प्राप्त होते हैं जो छंदोबद्ध हैं। छंद की जानकारी के लिए पिंगलाचार्य से लेकर के परवर्ती आचार्यों ने, बहुत सारे आचार्यों ने छंद ग्रंथों की रचना की है। हम जो यहाँ चर्चा करेंगे वह वृत्त रत्नाकर के आधार पर है और इसके बारे में आज मैंने अपने ब्लॉग पर एक लेख भी लिखा है संस्कृत भाषी पर। हम यहाँ पर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण छंदों का प्रयोग करते हैं, चर्चा करेंगे, जिसके बारे में कालिदास ने अपने काव्यों में लिखा है। छंद शास्त्र में वर्ण की गणना लघु और गुरु से की जाती है। लघु से अभिप्राय यहाँ ह्रस्व स्वर से होता है और गुरु का अभिप्राय दीर्घ स्वर होता है। इसको हम एक मात्रा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ह्रस्व स्वर के लिए सरल रेखा और या पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं और गुरु के लिए जो दीर्घ स्वर होता है उसके लिए अंग्रेजी के एस अक्षर का प्रयोग करते हैं। संयुक्त वर्ण विसर्ग जिह्वामूलीय उपध्मानीय चिन्हों से पूर्व और अनुस्वार से युक्त लघु वर्ण भी गुरु संज्ञक होता है। पाद के अंत में स्थित लघु वर्ण को कहीं गुरु तो कहीं लघु मान लिया जाता है। जैसे उपजाति छंद का यह श्लोक, संचार पूतानी दिगंतराणी में जो णी है, इसके णी के ई को गुरु मान लिया जाता है।
थोड़ा सा हम यति के ऊपर भी चर्चा करें। छंदोमंजरी के अनुसार जिस स्थान पर जीव सुविधानुसार विश्राम करती है उसे यति कहते हैं। यति के कई पर्यायवाची शब्द भी मिलते हैं, विश्राम, विच्छेद, विराम। संस्कृत के छंद लक्षण ग्रंथों में 2046 छंदों के लक्षण प्राप्त होते हैं, जिसमें काव्य में प्रायः 70 छंदों का प्रयोग किया गया है। कालिदास ने छोटे छोटे छंदों को अधिक प्राथमिकता दी है। इन्होंने सर्वाधिक उपजाति और अनुष्टुप छंदों का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रहर्षिणी, वंशस्थ, पुष्पिताग्रा, तोटक, रथोद्धता, बैतालीय, मतमयूर, हरिणी, द्रुतविलंबित, मंदाक्रांता, वसंत तिलका, शिखरिणी, मालिनी और शार्दूलवरी किल्ली छंद का प्रयोग किया है। आप सभी लोग जानते ही हैं कि मेघदूतम में शार्दूलवरी किल्ली छंद का प्रयोग किया गया है। सर्वाधिक जिस छंद का इन्होंने उपयोग किया है वह है उपजाति और अनुष्टुप। उपजाति उसे कहते हैं जहां इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा के मेल से जो बनता है उसे उपजाति छंद कहते हैं। अनुष्टुप छंद का लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरुर्ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमनेयो। अथवा कहीं यह भी लक्षण आता है लघु स्यात् पंचमम यत्र गुरु षष्ठम तु सप्तमम द्विचतुर्पादयोर ह्रस्व मष्टाक्षर मनुष्टभम। एक श्लोक में 4 चरण होते हैं और अनुष्टुप छंद में प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक पाद का छठा वर्ण गुरु और 5वां लघु होता है। दूसरा और चौथा चरण में 7वां वर्ण ह्रस्व और पहले और तीसरे चरण में गुरु होता है। यह छंद अर्ध समृद्ध है। इस छंद का उपयोग महाकाव्य आदि के कथा के प्रारंभ में, वैराग्य और उपदेश में, काव्य में प्रयुक्त विभिन्न छंदों के अंत में भी किया जाता है। उपजाति वंश का वर्णन तपस्या, नायक नायिका का सौंदर्य, लंबी कथा को संक्षिप्त करने और उपदेश देने में किया जाता है। यह वीरता के प्रकरण में चाहे युद्ध हो अथवा युद्ध की तैयारी, वहां पर भी इसका प्रयोग होता है। द्रुत विलंबित के भी प्रयोग होते हैं। इसी प्रकार अनेक छंद हैं जिसके प्रयोग अनेक अवसरों पर किए जाते हैं। आपको मैं एक छोटा सा दिखाऊं जो छंदों को देखते हैं। इसके लिए एक सूत्र है यमाता राजभान सलगा, या इसे यमाता राजभान सलगम भी कहते हैं। 3 वर्णों के एक गण बनते हैं, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। ये गण बनते हैं इसके, और इसी के आधार पर ये छंदों की रचना होती है, जैसा कि यहां पर आप देख रहे होंगे। इसके बाद हम और आगे चलते हैं। छंदों की अधिक चर्चा न करते हुए हम प्रकृत अपने विषय पर आते हैं कि कालिदास ने अपने काव्य में कहां पर क्या प्रयोग किया है। ये एक उदाहरण देखिए। तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनिंद रूपम हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फलाही चारुता। कुमार संभव के 5वें सर्ग का यह पहला श्लोक है और इसको छंदों के द्वारा ऐसे दिखाया गया है। ये छंदों का है, ये देखिए। इसमें वंशस्थ छंद का वर्णन किया गया है और इसके लक्षण भी इसमें दिए गए हैं और इसको हम ऐसे छंदों को देखते हैं। तो इस प्रकार हम प्रत्येक छंद को एक सुनिश्चित लक्षण के आधार पर देखते हैं। जैसा कि आप वंशस्थ में देखें, जतौ तु वंशस्थ मुदीरी तमजरौ, और उसके आधार पर। इसी प्रकार उपजाति का लक्षण है अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदीया उपजातयस्ता। और कालिदास ने कुमार संभव के पहले सर्ग के पहले श्लोक में उपजाति छंद का प्रयोग किया है। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः
पूर्वापरौ तोय निधि बगाह्य स्थितः पृथिव्या मिवमान दंडः। ये और अनुष्टुप छंद का प्रयोग रघुवंशम के प्रथम श्लोक मंगलाचरण में किया गया है। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। प्रहर्षिणी का भी प्रयोग कालिदास करते हैं। रघुवंशम के पहले सर्ग के 95 श्लोक में निर्दिष्टाम कुलपतिना सपर्णशालाम अध्यास्य प्रयत परिग्रह द्वितीयः तच्छिष्याध्ययन निवेदितावसानाम संविष्टः कुशयने निशाम निनाय। और पुष्पिताग्रा का एक श्लोक देखें जो रघुवंशम के 5वें सर्ग के 76वें श्लोक में है। अथ विधिमवसाय्य शास्त्र दृष्टम दिवस मुखी वितम चिंताक्षि पक्ष्मा कुशल विरिचितानुकूल वेशः क्षितिप समाज्ञा मगात् स्वयं वस्थम। ये एक श्लोक है। इसी प्रकार अनेक छंदों का प्रयोग इन्होंने किया है। तोटक, रथोद्धता, बैतालीय, मत, मयूर, जिसके उदाहरण हम क्रमशः अपने ब्लॉग पर उपस्थित किए हुए हैं। अब ये देखते हैं कि मेघदूतम में मंदाक्रांता तो आद्योपांत है ही, और कहां कहां पर उन्होंने किन किन छंदों का प्रयोग किया है। रघुवंशम के द्वितीय, पंचम, षष्ठ, सप्तम, त्रयोदश, चतुर्दश, षोडश और अष्टादश सर्ग में और कुमार संभव में इन्होंने उपजाति छंद का प्रयोग किया है। रघुवंशम के ही 14, 10, 12, 15 और 17वें सर्ग में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया है तथा कुमार संभव में भी इस छंद का प्रयोग मिलता है। सुंदरी छंद को वियोगनी भी कहा जाता है, जिसका प्रयोग मृत्यु गीतों के अवसर पर किया जाता है। कुमार संभव के चतुर्थ और रघुवंशम के 8वें सर्ग में इसका प्रयोग किया गया है। द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग रघुवंश के 9वें सर्ग और नाटकों में कहीं कहीं पर किया गया है। कुमार संभव के 8वें और रघुवंशम के 19वें सर्ग में रथोद्धता छंद का प्रयोग किया गया है। रघुवंश के ही 11वें सर्ग में स्वागता छंद का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार कालिदास विभिन्न छंदों का प्रयोग अपने काव्यशास्त्र में करते हैं। आज कालिदास जयंती है, देवोत्थान एकादशी है, और इस अवसर पर संस्कृत सर्जना पर यह प्रक्रम चलाया गया है। संस्कृत को डिजिटलाइज करने के लिए आप सभी लोगों ने अत्यंत सहयोग किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। कालिदास के प्रति श्रद्धावन होते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, प्रणाम।